हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी और आप एसएससी जीडी के एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। इसी तैयारी को लेकर मैं आपके सामने आज 8वीं क्लास लेके आया हूँ एसएससी जीडी की। अब से जो हम क्लास होंगी, जो 7 क्लास हमने करी हैं, वो हमने एसएससी जीडी के जो प्रीवियस क्वेश्चन थे 2024 के, वो सारे डिस्कस करे और उसके बाद हमने 3 टॉपिक हमने करे हैं। आज की जो क्लास होगी इसमें हम 4 टॉपिक हमने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जो पिछले साल के हिसाब से ये एसएससी जीडी में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उनके हम टॉपिक करने वाले हैं। तो आज हम 3 टॉपिक करेंगे। टॉपिक नंबर 4 होगा इंडियन नेबर कंट्री। जैसे आप सबको पता है कि पिछली बार 1060 क्वेश्चन जीएस में पूछे गए थे, इसमें से नेबर कंट्री से आपके 20 से 25 क्वेश्चन थे। ठीक है। उसके बाद लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, अक्षांश व देशांतर रेखा, और संविधान के स्रोत कि कौन सी चीज़ आपकी कहाँ से ली गई है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं आज के टॉपिक में। तो अगर आप वीडियो पे नहीं देख रहे हैं या आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आप उसका अच्छी तरीके से लाभ उठा पाएँ। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो हो जाइए रेडी। ठीक है, पेन और पेपर लेकर अपना ना कॉपी लेकर बैठ जाइए और स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, सबसे पहली चीज़ जो है हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है ना, कौन सी चीज़ आपकी कहाँ से ली गई है। मतलब हम देखेंगे रिसोर्सेज है ना ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे अमेरिका, यूएसए से हमने क्या क्या लिया। तो देखो, यूएसए से हमने लिया राष्ट्रपति का पद। अगर आपसे कोई पूछे कि राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया, यूएसए से। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया, यूएसए से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, यूएसए से। राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, मौलिक अधिकार हमारे कहाँ से लिए गए हैं, तो ये भी आपका अमेरिका से लिए गए हैं। उसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वो भी कहाँ से लिया गया है, तो वो भी आपका महाभियोग, वो भी इम्पीचमेंट आपका कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। ठीक। उसके बाद न्यायिक पुनर्विलोपन, न्यायिक पुनर्विलोपन जो है आपका, ये भी आपका कहाँ से लिया गया है, न्यायिक पुनर्विलोपन। ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट चेंज कर सकती है उसको, तो न्यायिक पुनर्विलोपन जो है वो भी आपका अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद आता है जी आपका जर्मनी। ठीक है, अब देखो जर्मनी से हमने क्या लिया। जर्मनी से लिए हैं आपातकाल। आपातकाल जो है वो हमने कहाँ से लिए हैं, तो आपातकाल लिए हैं हमने जर्मनी से। नेक्स्ट आता है कनाडा। कनाडा से हमने क्या लिया, तो कनाडा से लिया है हमने संघीय संविधान। संघीय संविधान, संघीय संविधान क्या होता है कि अगर आपका केंद्र और राज्य में किसी चीज़ को आपका लेकर मतभेद हो जाता है तो किसका कानून मान्य होगा, तो वो होगा केंद्र का, तो वो होता है संघीय संविधान। उसके बाद आता है रशिया। देखो भैया, रशिया से क्या लिया हमने, तो देखो रशिया से लिया है हमने, एक तो लिए हैं 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना कहाँ से ली गई हैं हमने, तो पंचवर्षीय योजना ली है आपकी हमने आपकी रूस से, रशिया से। दूसरी बात, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य भी हमने कहाँ से लिए हैं आपके, तो ये लिए हैं आपका हमने कहाँ से लिए हैं, अमेरिका से नहीं लिए हैं, रूस से आपका लिए हैं, और रूस को सोवियत संघ के नाम से जानते थे। उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया से ली है हमने समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची हमने कहाँ से ली है, तो समवर्ती सूची हमने आपकी ली है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया से ली है। दूसरी बात आता है ब्रिटेन। ब्रिटेन से हमने क्या लिया, तो ब्रिटेन से लिया संसद का सिस्टम, क्योंकि विश्व की सबसे पुरानी जो आपकी संसद है वो आपकी ब्रिटेन की है। तो संसद प्रणाली जो है, संसद सिस्टम जो है, वो हमने कहाँ से ली है, तो वो आपकी ब्रिटेन से ली है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद एक आता है आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड से हमने क्या लिया, तो आयरलैंड से हमने लिया है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी।
तो डीपीएसपी जो है हमने वो कहाँ से लिए हैं, आपका आयरलैंड से लिए हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी ही हैं, ठीक है। मतलब अमेरिका से मैंने क्या लिया, ठीक है, अमेरिका से मैंने लिया है राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, मौलिक अधिकार, महाभियोग जो राष्ट्रपति को हटाने के लिए लाया जाता है, न्यायिक विलोपन, और एक और याद रखना है आपका सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था भी हमने कहाँ से ली है, अमेरिका से। जर्मनी से हमने क्या लिया है, आपातकाल, इमरजेंसी, ठीक है। कनाडा से हमने क्या लिया है, संघीय संविधान, ठीक है। रूस से क्या लिया है हमने, पंचवर्षीय योजना ली है और मौलिक कर्तव्य लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची ली है। ब्रिटेन से हमने संसदीय प्रणाली ली है और आयरलैंड से लिए हैं डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपके लिए हैं। तो ये था आज का हमारा पहला टॉपिक, जिसमें हमने सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े कि हमने संविधान में कौन सी चीज़ आपकी कहाँ से ली है, ठीक है। स्क्रीनशॉट मार सकते हो, अगर नोट्स नहीं बनाने हैं तो नोट्स बनाने का टाइम भी नहीं है, स्क्रीनशॉट मार लो, ठीक है, उसको याद कर लेना। चलो भैया, अब दूसरा हमारा क्वेश्चन आया नेबर कंट्री, है ना, पड़ोसी देश के बारे में। देखो, पड़ोसी देश से पढ़ने से पहले देखो, कोई भी अगर मैं बात करूं किसी भी देश की, तो किसी भी देश की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, किसी भी देश की अगर मैं बात करता हूं तो उसकी दो तरीके की बाउंड्री होती हैं। एक तो होती है जी लैंड बाउंड्री। लैंड बाउंड्री का मतलब होता है स्थल सीमा। किसी भी देश की दो तरीके की सीमा होती है, एक होती है स्थल सीमा और एक होती है आपकी जल सीमा। किसी भी देश की दो तरीके की सीमा होती है, दो तरीके की बाउंड्री होती है, एक स्थल सीमा होती है, एक जल सीमा। देखो, किसी देश के पास अगर जल सीमा ना हो तो उसे बोलते हैं आपका, जिस देश के पास जल सीमा न हो उसे बोला जाता है लैंड लॉक कंट्री। क्या बोला जाता है, लैंड लॉक कंट्री। मतलब जिस देश के पास सिर्फ और सिर्फ जो है जल की बाउंड्री ना हो उसे बोला जाता है लैंड लॉक कंट्री। जैसे आप देखोगे कि नेपाल कैसा देश है, आपका लैंड लॉक कंट्री है, क्योंकि इसके चारों तरफ से उसकी सीमा है, वो आपकी है कैसी, जल सीमा नहीं है, स्थल सीमा है। जैसे आप देखोगे भूटान, तो भूटान के पास भी आप देखोगे कि भूटान के पास भी कोई आपकी क्या नहीं है, कोई भी आपकी जल सीमा नहीं है, स्थल सीमा है। अब देखो, देश की बात करते हैं अपने प्यारे से भारत की, है ना, अपने प्यारे से भारत की हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये अपना प्यारा सा भारत है, इसकी अगर हम देखेंगे स्थल सीमा, तो भारत की जो स्थल सीमा है वो 15,200 किलोमीटर की सीमा है। भारत की स्थल सीमा कितनी है, 15,200 किलोमीटर की सीमा है। और भारत की जल सीमा कितनी है, 6100 किलोमीटर है। भारत की जल सीमा कितनी है, 6100 किलोमीटर की जल सीमा है। लेकिन इंक्लूड कर दी जाए द्वीप तो ये सीमा हो जाती है 7,516.5 किलोमीटर की। अगर मैं द्वीप इंक्लूड कर दूं, ठीक है, इंक्लूड कर दूं आइसलैंड, ठीक है, तो ये सीमा जो है आपकी कितनी हो जाती है, तो ये हो जाती है 7,516 किलोमीटर की। अभी एसएससी जीडी ने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, पिछले साल एसएससी जीडी 2024 के पेपर में क्वेश्चन आया था कि बताओ, ठीक है, भारत की टोटल बाउंड्री कितनी है। तो देखो, लैंड वाली कितनी है आपकी 15,200 है, जल वाली कितनी है 7,516 है। तो भैया टोटल बाउंड्री कितनी हो गई, 22,716.5 किलोमीटर हो गई भारत की आपकी टोटल बाउंड्री। स्थल सीमा वाली भी है ना, मिट्टी वाली भी और आपकी जल वाली भी। ये क्वेश्चन आया था एसएससी जीडी 2024 में। अब देखो, स्थल सीमा की बात करूं तो जो स्थल सीमा है, ये स्थल सीमा 7 देशों के साथ लगती है। कितने देशों के साथ हम शेयर करते हैं, 7 देशों के साथ करते हैं। और इस 7 देशों में आपका आता है, पहला आता है बांग्लादेश, ठीक है। कौन सा देश आता है, बांग्लादेश आता है, बांग्लादेश, ठीक है। उसके बाद आता है आपका चाइना, उसके बाद आता है आपका पाकिस्तान, फिर आता है नेपाल, फिर आता है म्यांमार, ठीक है, फिर आता है अफगानिस्तान,
अफगानिस्तान, और एक देश रह गया आपका भूटान। ठीक है। तो इतने देशों के साथ जो है हम आपकी बाउंड्री शेयर करते हैं भारत की। कितने देशों के साथ? 23 देशों के साथ। ये भी पिछली बार के एसएससी जीडी के पेपर में आया था कि भारत कितने देशों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो भारत 7 देशों के साथ स्थल वाली बाउंड्री शेयर करता है। इसकी अगर आपको ट्रिक याद रखनी है तो ट्रिक याद रख सकते हो बचपन MBA। क्या ट्रिक याद रख सकते हो? बचपन MBA करके एक ट्रिक याद रख सकते हो कि वैसे बांग्लादेश, जैसे चाइना, वैसे पाकिस्तान, ऐसे नेपाल, वैसे म्यांमार, वैसे भूटान और ऐसे अफगानिस्तान। देखो भारत बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है, और भारत जो है अफगानिस्तान के साथ, ठीक है, 107 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है। अब देखो बांग्लादेश से जो भारत बाउंड्री शेयर करता है ये सबसे मैक्सिमम बाउंड्री होती है। मतलब भारत सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री शेयर करता है वो बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, और सबसे कम मिनिमम अगर पूछेगा तो मिनिमम हम शेयर करते हैं किससे? अफगानिस्तान से। किससे शेयर करते हैं? आपका अफगानिस्तान से शेयर करते हैं। ठीक है। अब देखो इतनी चीज़ें हम बात करेंगे, 1 बाय 1 करके हम कंट्री को पढ़ेंगे। ठीक है, जिससे हमारा टॉपिक बड़ी अच्छे तरीके से आपका समझ में आ जाएगा। ठीक है। जल सीमा की बात करूं तो अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे लंबी जल सीमा बनाने वाला राज्य, तो भारत में सबसे ज़्यादा जल सीमा बनाता है गुजरात। सबसे ज़्यादा आपकी बाउंड्री कौन बनाता है? तटरेखा किसकी सबसे लंबी है? तो याद रखोगे गुजरात की। और सबसे कम किसकी है? तो याद रखोगे गोवा की। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आते हैं कि सबसे लंबी तटरेखा बनाने वाला स्टेट कौन सा है? तो याद रखोगे गुजरात। और सबसे कम आपका बनाने वाला कौन सा है? तो वो है आपका गोवा। मैं इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है। चलो अब 1 बाय 1 पहले हम पड़ोसी देशों के बारे में जानते हैं। देखो भाई सबसे पहला पड़ोसी देश मैंने लिया, सबसे पहले पड़ोसी देश का नाम है बांग्लादेश। ठीक है। आज हम पूरा पोस्टमार्टम करेंगे बांग्लादेश से, क्योंकि देखो अगर आपका पेपर एसएससी जीडी का है तो इस बार हमारे लिए बांग्लादेश बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? बांग्लादेश इसलिए इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो भैया बांग्लादेश का सबसे पहले याद रखनी है कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है। तो आप सबको पता ही होगा कि जो बांग्लादेश की राजधानी है उसका नाम है ढाका। क्या है जी? ढाका। अगर आपसे कोई पूछे कि बांग्लादेश की करेंसी क्या है, तो भैया बांग्लादेश की करेंसी का नाम है टका। क्या है जी? टका। ठीक है। बांग्लादेश की बात करूं तो बांग्लादेश का पुराना नाम, ठीक है, बांग्लादेश का पुराना नाम आपको याद रखना है। इसका पुराना नाम था ईस्ट पाकिस्तान। क्या नाम था जी? ईस्ट पाकिस्तान था, क्योंकि जब भारत से अलग हुआ था पाकिस्तान तो ये 2 हिस्सों में था। ठीक है। इधर वाले को बोल देते थे ईस्ट पाकिस्तान और इधर वाले को आपका वेस्ट पाकिस्तान बोल देते थे। तो जो ईस्ट पाकिस्तान है इसे ही हम आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। अब देखो तो इसका नाम क्या था जी? आपका ईस्ट पाकिस्तान था। देखो बांग्लादेश एग्जाम में एसएससी ने पूछा कि बांग्लादेश भारत के किस तरफ है, तो भारत के ईस्ट में पड़ता है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश में जो सबसे ज़्यादा कौन सा धर्म है ये भी याद रखना है। तो बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है आपका मुस्लिम धर्म। ठीक है। वहाँ पर हिंदू जो आते हैं वो माइनॉरिटी में आते हैं। भारत सबसे ज़्यादा किस देश के साथ बाउंड्री शेयर करता है? तो सबसे ज़्यादा बाउंड्री जो है हम बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। बांग्लादेश आज़ाद कब होता है? तो देखो बांग्लादेश जो है वो आज़ाद होता है 1971 में। पाकिस्तान से आज़ाद हुआ 1971 में। ठीक है। और 1971 में ही आपका पाकिस्तान से आज़ाद हुआ था आपका कौन? बांग्लादेश। ठीक है। अब देखो दूसरी चीज़ याद रखनी है कि भारत बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है, और वो बाउंड्री कितनी है? 4096 किलोमीटर की बाउंड्री है। ठीक है। और 4096 किलोमीटर की जो ये बाउंड्री है ये आपका कितने राज्यों से लगती है? तो ये लगती है 5 राज्यों से, जिसमें आपके अगर नाम बताऊं तो भैया 5 राज्य हैं आपके वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है। दूसरा आता है असम, फिर आता है मेघालय। ठीक है। मेघालय आता है, उसके बाद आता है त्रिपुरा। ठीक है।
त्रिपुरा के बाद आता है मिजोरम। ठीक है, मतलब बांग्लादेश से साथ हम कितने राज्यों की बाउंड्री लगती है, तो वो लगती है 5 राज्यों की बाउंड्री लगती है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, जो आपका ये पश्चिम बंगाल है ये सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है, मतलब भारत में सबसे ज़्यादा बाउंड्री किस राज्य की लगती है आपकी, तो वो लगती है पश्चिम बंगाल की। और सबसे कम किसकी लगती है, तो सबसे कम लगती है आपकी, किसकी लगती है, असम की लगती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, भारत और बांग्लादेश की बात करूं तो भारत का बांग्लादेश के साथ 3 ट्रेनें चलती हैं। भारत की बांग्लादेश के साथ 3 ट्रेनें चलती हैं। एक का नाम है मैत्री एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस चलती है। ठीक है, उसके बाद एक चलती है आपकी बंधन एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस चलती है। और तीसरी का नाम है मिताली एक्सप्रेस। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में कोलकाता से 3 ट्रेनें चलती हैं। एक मैत्री एक्सप्रेस है, एक आपकी बंधन एक्सप्रेस है और आपकी एक मिताली एक्सप्रेस है। ठीक है, बांग्लादेश के अगर मैं राष्ट्रपति की बात करूं, पहले राष्ट्रपति की, फर्स्ट प्रेसिडेंट की, या फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बोल सकते हैं उसको, या बांग्लादेश का संस्थापक भी कहा जाता है। तो बांग्लादेश का संस्थापक या पहला राष्ट्रपति, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, तो उसका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। क्या नाम था, शेख मुजीब उर रहमान। क्या नाम था जी, शेख मुजीब उर रहमान। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि भैया शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे, या बांग्लादेश का संस्थापक कौन थे, शेख मुजीबुर रहमान थे। दूसरी बात, जो आपकी इसमें हसीना कौन थी, अभी शेख हसीना थी, तो शेख हसीना ही इनकी पुत्री है जिनको भारत में भी शरण लेनी पड़ी थी। देखो बांग्लादेश के साथ हमारा विवाद क्या है, तो बांग्लादेश के साथ अगर मैं बात करूं डिस्प्यूट की, तो सबसे पहले याद रखना है तिस्ता नदी। तिस्ता नदी विवाद जो है वो आपका भारत और बांग्लादेश के बीच में है। दूसरा, एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है न्यू मोल द्वीप। ठीक है, न्यू मोल द्वीप जो है ये भी भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या है, विवाद है। ठीक है, उसके बाद एक विवाद है आपका फरक्का बैराज। क्या है जी, फरक्का बैराज जो है ये भी भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या है, आपका विवाद है। ठीक है, ये 3-4 विवाद हैं जो आपको याद रखने हैं, तिस्ता नदी विवाद, न्यू मोल द्वीप और फरक्का बैराज। ठीक है, अब देखो एक चीज़ आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछा जाता है कि 100वां संविधान संशोधन किन किन देशों के बीच हुआ। तो 100वां संविधान संशोधन जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ। 100वां संविधान संशोधन किस किस के बीच में है, भारत और बांग्लादेश के बीच में है। ठीक है, अगर तुम्हें याद रखना है कि भारत की बांग्लादेश के साथ कौन कौन से सेना अभ्यास हैं, तो भारत और बांग्लादेश के पास एक जो अभ्यास होते हैं, एक्सरसाइज होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज, एक का नाम है संप्रीति। क्या नाम है जी, संप्रीति है। संप्रीति अभ्यास किस किस के बीच में है, भारत और बांग्लादेश के बीच में। एक होता है हाथों में हाथ, हाथों में हाथ, ये भी आपका भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या है, ये हमारी 2 एक्सरसाइज होती हैं, एक संप्रीति और एक आपका हाथों हाथ। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है भारत और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ें आप याद रख सकते हो, इसकी फ़ोटो खींच सकते हो। ठीक है, क्लास में मज़ा आ रहा होगा, पूरी डिटेल्स में चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ, पूरे में से पूरे की तैयारी हम कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। अगर आपको चीज़ें पता हैं तो भाई 1.1.5 की स्पीड से, 1.5 या 2 की स्पीड से चीज़ों को देखो। ठीक है, अगला देश आता है जी आपका, प्यारा सा देश नहीं है, बहुत बुरा देश है, अपना बहुत ज़्यादा दुश्मन है, जिसका नाम है जी आपका चीन, है ना, चीन। चीन की बात हम करने वाले हैं। देखो चीन की सबसे पहले राजधानी की बात करते हैं, तो भैया चीन की राजधानी का नाम है बीजिंग। क्या नाम है जी, बीजिंग। ठीक है, बीजिंग याद रखोगे, चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग है। चीन की करेंसी क्या है, यूनान है, ये युआन है, युआन है। ठीक है, तो चीन की करेंसी का नाम क्या है, युआन। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं चीन की, तो देखो चीन की अगर हम बात करते हैं तो देखो यहाँ पड़ता है अपना भारत
और चीन किस साइड पड़ता है? तो चीन की अगर मैं बात करूं तो चीन जो है वो आपका इधर से इधर तक है, ठीक है। तो चीन पड़ता है आपका, ये कौन सी डायरेक्शन होती है इधर वाली, इस डायरेक्शन को बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। मतलब चीन किस डायरेक्शन में पड़ता है भारत में? तो चीन पड़ता है आपका नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। चीन कहाँ पड़ता है आपका? नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, ठीक है। अब चीन की अगर मैं और बात करूँ, ठीक है, तो देखो चीन की जो ये सीमा है जो मैंने आपकी खींची, इसको हमने कितने क्षेत्र में बांटा है? तो इसे हमने 3 सेक्टर में बांटा है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत सरकार ने चीन की बाउंड्री को कितने सेक्टरों में बांट रखा है? तो 3 सेक्टरों में बांट रखा है, ठीक है। देखो चीन से बेसिकली अगर मैं बात करें तो भैया चीन से हम 34-88 किलोमीटर की बाउंड्री लगाते हैं। कितने किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं हम? 34-88 किलोमीटर की बाउंड्री हम चीन के साथ शेयर करते हैं, जिसमें एक तो यूटी है जिसका नाम है लद्दाख, ठीक है, एक लद्दाख से हम शेयर करते हैं। दूसरा फिर हिमाचल प्रदेश स्टेट में आता है, हिमाचल, ठीक है, हिमाचल लगता है, उत्तराखंड लगता है, ठीक है, सिक्किम लगता है, ठीक है, सिक्किम लगता है, और आपका अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो हम चीन के साथ जो है वो आपका एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और 4 राज्य हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ हम बाउंड्री शेयर करते हैं चीन के साथ, ठीक है। इतनी चीज़ें याद रखेंगे। अब देखो भारत और चीन के बीच की रेखा को बोलते हैं मैक-मोहन रेखा। याद रखना कि मैक-मोहन रेखा किन 2 देशों को बांटती है? तो याद रखोगे हमारी भारत और चीन को। मैक-मोहन रेखा जो है 1914 में आपकी खींची गई थी। मैक-मोहन रेखा आपकी कब खींची गई थी? तो 1914 में आपकी खींची थी, ठीक है। और 1914 में आपकी एक व्यक्ति थे सर मैक-मोहन, उन्होंने आपकी ये रेखा आपकी खींची थी। अगर मैं बात करूं भैया चीन के साथ आपके विवाद की, तो देखो भारत और चीन के बीच में विवाद है LAC का। देखो LOC होगा आपका लाइन ऑफ कंट्रोल, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में होगा, ठीक है। और ये है LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। दूसरा अक्साई चीन, ठीक है, अक्साई चीन जो है ये भी आपका विवाद है भारत और चीन के बीच में, क्योंकि चीन ने। तीसरा अरुणाचल प्रदेश में घाटी पड़ती है तवांग घाटी, तो तवांग घाटी भी जो है ये भी विवाद है आपका भारत और चीन के बीच में। भारत और चीन के बीच में 1962 को हमारा युद्ध हुआ था, ठीक है, 1962 में हमारा भारत और चीन का आपका युद्ध हुआ था, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको चीन से याद रखनी है, ठीक है। अगली कंट्री पे हम चलते हैं, अपने सबसे बड़ा दुश्मन, ठीक है, जो हमें चैन से नहीं बैठने देता, हमेशा पिटता रहता है, वो आता है पाकिस्तान, ठीक है। कौन सा देश है जी? पाकिस्तान, ठीक है। दुनिया का सबसे खराब देश या भारत के लिए सबसे बड़ा खराब देश कौन सा है? पाकिस्तान, ठीक है। अब देखो पाकिस्तान की बात करते हैं, ठीक है। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है? देखो पता होनी चाहिए कि भाई जो अपना ये दुश्मन देश है इसकी राजधानी क्या है, कभी अटैक करना पड़ गया तो इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? तो रुपया है। क्या है? रुपया, ठीक है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो लाहौर है, ठीक है। कौन सा है? लाहौर है, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान की अगर मैं बात करेंगे कि इसका राष्ट्रीय खेल क्या है, तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, ठीक है। इसे फील्ड हॉकी के नाम से भी जानते हैं। क्रिकेट पे कूदने की कोशिश करते हैं, बट इनका राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है, ठीक है। उसके बाद अब देखो पाकिस्तान जो है 1947 में, ठीक है, आपका भारत से अलग हो गया। मतलब ये अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 14 अगस्त 1947 को। कब मनाते हैं? 14 अगस्त 1947 को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। हमसे हिरस करते हैं। हम कब मनाते हैं? 15 अगस्त को। ये अपना हमसे एक दिन पहले करते हैं कि हम भारत से एक दिन पहले आज़ाद हो गए थे, तो ये 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए थे। ध्यान रखना कि भारत और पाकिस्तान 2 समझौते के तहत आपका अलग हुआ था।
ठीक है। एक तो आप याद रखोगे CR फॉर्मूला, पाकिस्तान को हमने कैसे ऐसे अलग नहीं किया, CR फॉर्मूले के तहत अलग किया था। किस फॉर्मूले के तहत अलग हुआ था? CR फॉर्मूले के तहत आपका अलग हुआ था। देखो पाकिस्तान जो है आपका के साथ हम 23 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, 23 किलोमीटर की बाउंड्री हम पाकिस्तान के साथ शेयर करते हैं और ये बाउंड्री 2 यूटी मतलब आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और 3 स्टेट हैं। 3 स्टेट कौन कौन से हैं? तो आपका आता है आपका पंजाब, आता है गुजरात, ठीक है, और आता है आपका राजस्थान। ठीक है, तो पाकिस्तान से हम टोटल तो हमारे 5 राज्य लगते हैं, जिसमें से 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। 3 स्टेट पड़ते हैं, पंजाब, गुजरात और आपका राजस्थान। ठीक है, अब देखो पाकिस्तान का जो क्षेत्रफल है वो भारत का क्षेत्रफल उसके 4 गुना है। मतलब पाकिस्तान के क्षेत्रफल से भारत का क्षेत्रफल कितना है? 4 गुना है। मतलब जितना पाकिस्तान है उससे 4 गुना हमारा अपना क्षेत्रफल है। ठीक है, अब देखो पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का पुराना नाम था वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान में बटा हुआ था। 1971 में इनसे ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ तो पाकिस्तान ने दोबारा अपना संविधान लागू किया 1973 में। ठीक है, इन्होंने अपना संविधान दोबारा कब लागू किया? तो इन्होंने दोबारा लागू किया था 1973 में, क्योंकि बांग्लादेश इनके हाथ से चला गया था। पाकिस्तान के फर्स्ट पीएम कौन थे? तो पाकिस्तान के पहले पीएम थे लियाकत अली खान। कौन थे जी? लियाकत अली खान थे। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? लियाकत अली खान थे। और पाकिस्तान का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भैया पाकिस्तान का संस्थापक माना जाता है जिन्ना अली को, मतलब जिन्ना को। ठीक है, पाकिस्तान का संस्थापक किसे मानते हैं? जिन्ना को मानते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो पाकिस्तान से हमारे क्या क्या विवाद हैं। तो सबसे पहले याद रखना है, विवाद है जी सबसे पहले सिंधु नदी विवाद। कौन सा विवाद है? सिंधु नदी विवाद है। सिंधु नदी के पानी को लेकर विवाद है। सिंधु नदी समझौता भी हुआ था 1960 में। ठीक है, तो सिंधु नदी विवाद किन किन देशों के बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच में है। और ये सिंधु नदी समझौता कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। दूसरा, अगर आपसे कोई पूछे LOC विवाद किस किस के बीच में है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। अगर कोई आपसे पूछे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है K2, वो किसके बीच में विवाद है? भारत और पाकिस्तान के बीच में। गुजरात का जो कच्छ है वो आपका किस किस के बीच में विवाद है? भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, उसके बाद अगर कोई आपसे पूछे, ठीक है, पीओके विवाद किस किस के बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच में। एक चीज याद रखनी है कि एक समझौता है आपका ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता, ताशकंद समझौता जो याद रखना है कि ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। और ये समझौता हुआ था 1965 में, जब आपका हमारी लड़ाई हुई थी, हमने पाकिस्तान के सोल्जरों को क्या बोले पकड़ के बंद कर लिया था। तो भैया वो जो वहाँ का पीएम था अयूब खान था, वो लाल बहादुर शास्त्री के पास भीख मांगने आया था, तो हमने उनके साथ एक समझौता किया, ताशकंद समझौता। याद रखना, ताशकंद समझौता किस किस के बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में कि अगर ध्यान रखना कौन सी रेखा अलग करती है भारत पाकिस्तान को, तो इसका नाम याद रखोगे रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ। एक व्यक्ति था अंग्रेज जिसका नाम था रेड क्लिफ, उसने ये रेखा खींची थी। ठीक है, और ये कब खींची थी? आपकी 1947 में, 1947 में। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आता है पाकिस्तान से कि ऐसी कौन सी नदी है जो पाकिस्तान के साथ 170 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करती है? ठीक है, तो याद रखना है उसका नाम है झेलम नदी। झेलम नदी जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में 170 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करती है। और आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि जो पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान की अगर बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कितनी ट्रेनें चलती हैं? तो 2 ट्रेन चलती हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में। एक का नाम है जी समझौता एक्सप्रेस, ठीक है, और एक का नाम है जी आपका थार एक्सप्रेस।
तो 2 ट्रेनें चलती हैं, समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस। एक बस चलती है जिसका नाम है सदाए सरहद। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है भारत और पाकिस्तान के बीच में। एग्ज़ाम में बिल्कुल आपका एक क्वेश्चन आएगा, स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले देश पर। तो देखो, हमने बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना कर लिया। फिर अब छोटे छोटे देश हैं अपने पास, आते हैं नेपाल। ठीक है, नेपाल। ठीक है, नेपाल की बात करें तो नेपाल के साथ हम 1751 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं। नेपाल के साथ हम कितने किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं? तो 1751 किलोमीटर की बाउंड्री हम नेपाल के साथ आपका शेयर करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेपाल को मैंने बताया कि इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, इसके पास कोई जल सीमा नहीं है, इसलिए नेपाल को लैंड लॉक कंट्री के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लैंड लॉक कंट्री के नाम से भी आपका जानते हैं। जो ये 1751 किलोमीटर की बाउंड्री है, ये 5 स्टेट से लगती है। किससे लगती है? 5 स्टेट से। 5 स्टेट के अगर मैं नाम बताऊं तो पहला नाम आता है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड से लगती है। उत्तर प्रदेश से लगती है, आपकी पश्चिम बंगाल से लगती है, वेस्ट बंगाल से। ठीक है, सिक्किम से लगती है, और भैया आपका सिक्किम के बाद जो है आपका बिहार से लगती है। ठीक है, मतलब भारत जो है नेपाल के साथ किन किन देश राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता है? तो नेपाल की सीमा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार से लगती है, जिसमें से सिक्किम जो है इससे सबसे कम लगती है। सिक्किम से क्या लगती है? सबसे कम। और सबसे ज़्यादा किससे लगती है? उत्तर प्रदेश से लगती है। ज़्यादा किससे लगती है? उत्तर प्रदेश से। और सबसे कम किससे लगती है? आपकी किससे लगती है? तो वो लगती है आपका सिक्किम से। ठीक है, अब देखो, वैसे तो हमारी नेपाल से कोई लड़ाई नहीं होती। नेपाल का सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? हिंदू धर्म है। और नेपाल पड़ता है भारत के इधर पड़ता है, तो वो पड़ता है नॉर्थ ईस्ट में। नेपाल भारत के किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ ईस्ट में है आपका। ठीक है, और नेपाल के साथ बस विवाद तो कुछ नहीं है, बस एक छुटकू सा विवाद है जिसका नाम याद रखना है। तो भैया नेपाल के साथ एक विवाद जो है वो है काला पानी क्षेत्र को लेकर। ठीक है, काला पानी क्षेत्र को लेकर आपका जो विवाद है वो आपका भारत और नेपाल के बीच में है। ठीक है, अगला देश में ले लेता हूँ, छोटा सा देश लेता हूँ, आपका भूटान ले लेते हैं भैया। ठीक है, भूटान। देखो, भूटान से भी आपको कुछ खास याद नहीं रखना। भूटान की अगर मैं बात करूं तो देखो, भूटान के साथ हम बात करेंगे तो हमारा 699 किलोमीटर की बाउंड्री लगती है भूटान के साथ। अगर हमारे कोई देश सबसे पड़ोसी देशों सबसे शांत देश है, सबसे पीसफुल कंट्री है, तो वो भूटान ही है। ना किसी से लड़ाई करता है, ना किसी से कुछ करता है, शांत रहता है, अपने काम से काम लगा होता है। और भूटान भी लैंड लॉक कंट्री है। कैसा देश है? लैंड लॉक कंट्री है। ठीक है, भूटान के साथ जो बाउंड्री लगती है 699 की, एक तो लगती है सिक्किम आता है। कौन आता है जी? सिक्किम आता है। सिक्किम के साथ जो है आपका अरुणाचल प्रदेश आता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से लगती है, आपकी वेस्ट बंगाल से लगती है, और आपकी उत्तर प्रदेश से लगती है। ठीक है, आपकी 4 राज्यों से हम भूटान के साथ आपकी बाउंड्री शेयर करते हैं। इतनी चीज़ें आपको बस भूटान से याद रखनी है। ठीक है, भूटान को ड्रैगन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? ड्रैगन के नाम से भी आपका जाना जाता है। ठीक है, अगले देश पर हम चलते हैं। अगला देश आता है आपका म्यांमार। कौन सा देश आता है? म्यांमार। देखो, म्यांमार की बात हम थोड़ी सी डिटेल में करेंगे, क्योंकि ये अपना ही अंश था। ठीक है, मतलब ये अपना ही हिस्सा था। म्यांमार जो था वो पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था, मतलब इट वाज द पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, क्योंकि यह क्या था? भारत का हिस्सा था, भारत का ही अंश था। अंग्रेजों ने ऐसी चाल चलाई कि उन्होंने एक अमेंडमेंट लेके आए, एक अधिनियम लेके आए 1935 का। कौन सा लेकर आए? 1935 का अधिनियम। और 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में हमसे इन्होंने म्यांमार को छीन लिया, म्यांमार को अलग कर दिया। तो
तो अगर आपसे पूछे कि म्यांमार किस अधिनियम के तहत अलग हुआ, तो 35 के तहत अलग हुआ। अलग कब हुआ? 1937 में अलग हुआ। और भारत जो है म्यांमार के साथ हम 643 किलोमीटर की बाउंड्री हम म्यांमार के साथ आपका लगाते हैं। म्यांमार को पहले बर्मा के नाम से भी जानते थे। म्यांमार को किस नाम से जानते थे? बर्मा के नाम से। और उस बर्मा की राजधानी हुआ करती थी रंगून। ठीक है, आपने पुराने ज़माने में या प्राचीन काल में दो ही जेल थी अंग्रेजों के टाइम पे। एक काला पानी क्षेत्र होती थी जो अंडमान निकोबार द्वीप में है, और एक आपकी रंगून होती थी जो कि आपकी म्यांमार में पड़ती थी। ठीक है, दो ही सबसे ज़्यादा खतरनाक जेल थी। म्यांमार के साथ हम 4 स्टेट की हमारी बाउंड्री लगती है। ठीक है, एक लगती है अरुणाचल प्रदेश के साथ। ठीक है, दूसरी लगती है मणिपुर के साथ। ठीक है, उसके बाद तीसरी लगती है नागालैंड के साथ, नागालैंड के साथ लगती है। और चौथी लगती है हमारी मिजोरम के साथ, मिजोरम। तो म्यांमार जो है उससे भारत के 4 राज्यों की बाउंड्री लगती है, जो कि 1643 किलोमीटर की बाउंड्री है। ठीक है, और है ना, 4 राज्य कौन से? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है आपका म्यांमार से। फिर अगला देश आता है आपका अफगानिस्तान। ठीक है, लास्ट देश आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, देखो अफगानिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। सबसे ज़्यादा अफीम का व्यापार, अफीम सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन कर रहा है? अफगानिस्तान कर रहा है, याद रखना। ठीक है, गौतम बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ थी? अफगानिस्तान में थी। लेकिन जब से तालिबानी आए इन्होंने सबसे ज़्यादा तोड़ दी थी वो, तो सबसे बड़ी स्तूप था आपका गौतम बुद्ध का अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान के साथ हम मात्र 106 या 7 किलोमीटर की, 6 या 7 एक ही आएगा, इतने किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं। और एक ही राज्य से लगती है, इसका नाम है लद्दाख। ठीक है, ओनली लद्दाख से लगती है। भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को बोलते हैं डूरंड। भारत और अफगानिस्तान की रेखा को, बीच की रेखा को क्या बोला जाता है? डूरंड लाइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे बच्चों? तो डूरंड लाइन बोला जाता है। ठीक है, और अफगानिस्तान और भारत के बीच में एक दर्रा पड़ता है। दर्रा कौन सा है? खैबर दर्रा। कौन सा दर्रा है? खैबर दर्रा है। और ये खैबर दर्रा वही है जो कि जिससे भारत में कौन आए थे? आर्य आए थे। कौन आए थे जी? आर्य आए थे। एग्जाम में पूछा जाता है कि जो आर्य थे वो किस दर्रे को पार करके आए थे, तो उसका नाम है खैबर दर्रा। बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। किस किस के बीच में था? अफगानिस्तान, राजधानी काबुल। ठीक है, करेंसी क्या है इसकी, ये आपको बताना है। वैसे मैं बता ही देता हूँ, चलो आप नहीं बताओगे, अफ़गानी है। ठीक है, ठीक है, अफ़गानी रुपया जो है इसकी करेंसी है। ठीक है, चलो तो ये वाले टॉपिक हो गए हमारे कंप्लीट, जो कि पड़ोसी देश वाले हैं, नेबर कंट्री वाले हैं। वीडियो कैसी लगी आपको? मज़े बता रहे हैं कि भाई अच्छी लग रही है, नहीं आ रही है, मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है? प्योर कंटेंट है भाई, सारी चीज़ें बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अब चलो बात कर लेते हैं थोड़ी सी जल एरिया की, वाटर एरिया की, क्योंकि जो मैंने डिस्कस कर ही लिया है तो मैं पूरा डिस्कस कर लेता हूँ। देखो वाटर एरिया, ठीक है, वाटर एरिया, वाटर एरिया, देखो वाटर एरिया की बात करें, ठीक है, हमारा जो प्यारा सा भारत है, ठीक है, आप सबने देखा ही होगा, तो भारत का दक्षिणी भारत कुछ इस तरीके से है। ठीक है, दक्षिणी भारत जो है वो इस तरीके से है। और इधर क्या पड़ती है? इधर पड़ती है बंगाल की खाड़ी। इधर क्या पड़ती है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, और इधर क्या पड़ता है? इधर पड़ता है आपका अरब सागर। ठीक है, क्या पड़ता है? अरब सागर पड़ता है। और नीचे क्या है आपका? हिंद महासागर। और एकमात्र ऐसा महासागर है जो कि देश, किसी देश के नाम पर रखा गया है, तो उसका नाम है हिंद महासागर। तो वो आपका हिंद महासागर है। ठीक है, जो भारत देश के नाम पर रखा गया है। अब देखो मैंने बताया कि जो भारत की वाटर बाउंड्री है, ठीक है, जल सीमा जो है भारत की, उस जल सीमा की जो बात करेंगे अगर हम, तो भारत की जल सीमा की है 6100 किलोमीटर की। कितनी है? 6100 किलोमीटर। लेकिन मैं अगर द्वीप को मिला देता हूँ तो ये आपकी हो जाती है आपकी 7516.5 किलोमीटर की। ठीक है, अब देखो भारत की जल सीमा पर 5 राज्य नहीं हैं, 9 राज्य हैं।
भारत की जल सीमा कितने स्टेट बनाते हैं? 9 स्टेट बनाते हैं, जो कि ईस्ट में पड़ते हैं आपके 4। ईस्ट में कितने हैं? 4 हैं। अभी चारों दिखाऊं कौन से हैं? तो 4 पड़ते हैं इधर की साइड, 4 राज्य हैं इधर और 5 राज्य हैं आपके इधर। ठीक है, तो वेस्ट में कितने हैं? तो वेस्ट में आपको याद रखने हैं 5 हैं। ईस्ट में कितने स्टेट हैं? तो आपके 4 हैं और वेस्ट में कितने हैं? 5। ठीक है, अब देखो, किसी भी देश की मैं बात करूं, अगर मैं तुमसे पूछूं सबसे लंबी तटरेखा, सबसे लंबी तटरेखा, तो मैंने वैसे तो बता दिया था, लेकिन अगर आपसे पूछे कि सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, तो याद रखना है आपको गुजरात की है। सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? गुजरात की। और मैं अगर पूछूं आपसे सबसे छोटी तटरेखा, सबसे छोटा तट किसका है, समुद्र तट किसका है, तो आप झट बोल लोगे कि जी गोवा का है। सबसे छोटा किसका है, तो आप झट बोल दोगे गोवा का है। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं थोड़ा सा वाटर एरिया के बारे में। ठीक है, देखो अब मैंने थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश की थी कि भारत, दक्षिणी भारत आपका इस तरीके से है। ठीक है, किस तरीके से? इधर इधर आपका मैंने अभी बताया आपको बच्चों कि बंगाल की खाड़ी पड़ती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी पड़ती है बच्चों, और इधर क्या पड़ती है बच्चों? इधर पड़ती है आपकी अरब सागर, है ना, अरब सागर पड़ता है। ठीक है, और नीचे क्या पड़ता है? तो नीचे पड़ता है हिंद महासागर। देखो अगर मैं सब समुद्र की बात करूं, सबसे पहले तो मैं समुद्र की बात कर लेता हूं। देखो समुद्र के लिए आपको ध्यान रखना है कि समुद्र की दूरी को किससे मापते हैं? समुद्र की दूरी को किससे मापते हैं? तो बच्चों याद रखना है कि समुद्र की दूरी को मापते हैं नॉटिकल माइल से। एन से नॉटिकल, एम से माइल, मतलब नॉटिकल माइल से मापते हैं। और याद रखना कि एक नॉटिकल माइल जो होती है वो 1.8 किलोमीटर के समथिंग होती है, मतलब 1.8 किलोमीटर के समथिंग होती है एक नॉटिकल माइल। तो समुद्र की दूरी को नॉटिकल माइल से। अगर कोई आपसे पूछे समुद्र की बच्चों गहराई को किससे मापते हैं, तो समुद्र की गहराई को मापते हैं बच्चों, गहराई को नापते हैं फैदम से। किससे मापते हैं? फैदम से। यह बात आपको ध्यान रखनी है, समुद्र की गहराई को मापते हैं फैदम से। एक फैदम जो होता है, ठीक है, वो 6 फीट के बराबर होता है। एक फैदम कितने फीट के बराबर होता है बच्चों? 6 फीट के बराबर होता है। और अगर समुद्र में कोई चीज़ खो जाए तो हम किससे पता लगाते हैं? तो याद रखना सोनार से पता लगाते हैं। किस चीज़ से लगाते हैं बच्चों? सोनार से पता लगाते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। अब देखो कोई भी देश हो उसके 12 नॉटिकल माइल तक, है ना, कोई भी देश हो उसके 12 नॉटिकल माइल तक जो है आपका पूरा अधिकार होता है, जब कुछ भी कर सकता है 12 नॉटिकल माइल तक। कितने नॉटिकल माइल तक? पूरे, है ना, उसको साफ सफाई भी कर सकता है। कोई विदेशी, कोई दूसरे देश का शिप आ गया तो उसको उड़ा भी सकता है, मतलब सब कुछ करने का अधिकार होता है, उसके अंडर होता है 12 नॉटिकल माइल किसी भी देश का। दूसरी बात, अगर बात करें 24 नॉटिकल माइल तक जो होता है, 24 नॉटिकल माइल तक, यहाँ से 24 तक, उसे साफ सफाई करने का अधिकार है। ठीक है, अगर टैक्स वसूलने का अधिकार है इस एरिया में आ गया तो। और ध्यान रखना 200 नॉटिकल माइल तक, 200 नॉटिकल माइल तक आपका, 200 नॉटिकल माइल तक आपका कोई भी देश में अगर कोई शिप आ जाए, ठीक है, तो 200 नॉटिकल माइल तक हमें रिसर्च सेंटर करने का, हमें रिसर्च करनी है तो रिसर्च कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन 200 नॉटिकल माइल के बाद सभी देशों का, पूरे विश्व के देशों का उस समुद्र पर पूरा अधिकार होता है। मतलब 12 नॉटिकल माइल तक जिसके पास समुद्र है उसका अधिकार है। 24 तक आप रिसर्च करनी, 24 तक आप सफाई कर सकते हो, ठीक है, टैक्स वसूल सकते हो। और 200 नॉटिकल माइल तक आप क्या कर सकते हो बच्चों? तो 200 नॉटिकल माइल तक आप रिसर्च वगैरह कर सकते हो वो देश, ठीक है। लेकिन 200 नॉटिकल माइल के बाद हमेशा पूरे विश्व का जो देश होंगे उस समुद्र पर उन सबका बराबर तरीके से अधिकार होता है। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ें आपको याद होंगी। तो हमने 2 टॉपिक आपके कवर कर लिए हैं। हम देखते हैं कि तीसरा टॉपिक हमने कौन सा टॉपिक बताया था। तो देखते हैं आपका कौन सा टॉपिक था हमारा। ठीक है, तो देखो हमारा था अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा था। ठीक है, क्योंकि हमने नेबर कंट्री वाला कर लिया, संविधान के स्रोत कर लिए, लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड हम करने वाले हैं, देशांतर रेखा वगैरह। ठीक है, तो देखो, ठीक है, देखो भैया, सबसे पहली चीज, बहुत प्यार से चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है, समझने की कोशिश करनी है। ये नाम है जी, ये हमारी है पृथ्वी।
ये हमारी क्या है, अर्थ है। ठीक है, हमारी पृथ्वी है, हमारा अर्थ है। ठीक, वैसे तो मैं इस टॉपिक को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं बता देता हूँ जो मैं छोटा सा टॉपिक लिया है, ठीक है, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा का। तो ये है हमारी पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी जो है आप सबको पता ही होगा कि पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं, तो 7 महाद्वीप हैं। और कितने महासागर हैं, तो बच्चों 5 महासागर हैं। अब हुआ ये कि जो हमारी इतनी बड़ी पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पर हमने जो मैप है, ठीक है, सबसे पहले जो ग्लोब है, भैया किसी भी अगर हमें ज्योग्राफी को पढ़ना है तो हमें 2 चीज़ की जरूरत पड़ती है। एक तो बच्चों पड़ती है ग्लोब की, ठीक है, एक पड़ती है मैप की। तो जब हम ग्लोब और मैप को देखते हैं, है ना, जब हम ग्लोब और मैप को देखते हैं, तो ग्लोब को देखते हैं और मैप को देखते हैं, तो बच्चों ग्लोब को जब हम देख रहे हैं और मैप को देख रहे हैं तो हमें कुछ लाइनें दिखाई दे रही हैं। जैसे हमें दिखाई देगी इस तरीके की लाइन, ठीक है, हमें दिखाई देगी आपकी इस तरीके की लाइन। ठीक है, मतलब हमें 2 तरीके की लाइन दिखाई देती है, एक तो इस तरीके की लाइन दिखाई देती है और एक इस तरीके की लाइन दिखाई देती है। तो इन्हीं लाइनों को बोला जाता है अक्षांश रेखा। इसी लाइनों को क्या बोला जाता है, अक्षांश रेखा। और इसी लाइनों को बोला जाता है आपका देशांतर रेखा, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। ठीक है, मतलब अगर मैं बात करूं जो क्षैतिज रूप से हो, क्षैतिज मतलब कैसे, क्षैतिज रूप में इस तरीके से पड़ी लाइन बिल्कुल, इसे बोल लेंगे अक्षांश रेखा। और जो ये होती हैं आपकी खड़ी लाइन, इसे बोलते हैं बच्चों देशांतर रेखा। इस रेखा को क्या बोलते हैं, आपका देशांतर रेखा बोलते हैं। ठीक है, अब हम ये चीज़ समझेंगे कि भाई ये लाइन क्यों खींची, क्या हमारे वैज्ञानिकों का दिमाग खराब हो गया था कि जो ऐसी खींच दी, क्या इनका कोई यूज़ है या नहीं है, तो उस चीज़ को जानते हैं। ठीक है, देखो भैया अक्षांश रेखा क्यों खींची, तो आप सबको पता होगा, अगर आप देखते होंगे कि गांव में या किसी भी घर में, गांव में देख लेते हैं तो शहर में तो बंद मकान होता है, गांव में देखते होंगे तो हमेशा हवा आपने देखी होगी या तो ईस्ट से वेस्ट की ओर चलती है हवा, या वेस्ट से ईस्ट की ओर चलती है। मतलब हवा जो है पूरब से पश्चिम चलेगी या पश्चिम से पूर्व चलेगी। ठीक है, इसे पूर्व और पछुआ के नाम से जानते हैं। तो भैया तो हवाओं से पता चलता है क्या चीज़ का, वेदर का, मौसम का। क्या पता चलता है बच्चों, वेदर का, मौसम का। तो मौसम बताने के लिए हमने अक्षांश रेखाओं का खींचा। ठीक है, और देशांतर रेखा, तो देशांतर रेखा को हमने सीखा टाइम बताने के लिए, समय बताने के लिए हमने देशांतर रेखाओं का यूज़ किया है। ठीक है, अब देखो, ठीक है, अब मैंने जैसे बताया आपको कि जो आपकी पृथ्वी है, ठीक है, उस पृथ्वी पर अगर मैं आपसे पूछूं कि कितनी अक्षांश रेखा है, ठीक है, तो आप झट बोलोगे कि हमारी पृथ्वी पर, ठीक है, कितनी अक्षांश रेखा हैं, तो आप झट बोल दोगे हमारी पृथ्वी पर आपकी हैं अक्षांश रेखा 181। इस तरीके की लाइन कितनी है, 181। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं हमारी पृथ्वी पर कितनी देशांतर रेखा हैं, तो देशांतर रेखा हैं 360। कितनी देशांतर रेखा हैं, तो आपकी 360 देशांतर रेखा है। अब देखो सबसे पहले हम बात करेंगे अक्षांश रेखाओं के बारे में। ठीक है, और प्रमुख प्रमुख अक्षांश रेखाओं के बारे में जानेंगे। अक्षांश रेखा, ठीक है, अब देखो अक्षांश रेखाओं की बात करें। ठीक, मैंने बोला कि अक्षांश रेखा की संख्या है 181। ये होती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसके ऊपर कितनी अक्षांश रेखा है, तो इसके ऊपर है आपकी 90, और इससे नीचे कितनी पड़ती हैं, तो ये भी है 90। तो इसी आधार पर 90 ये हो गई, 90 नीचे वाली हो गई, प्लस 1 होगी 0 डिग्री वाली, तो भैया कितनी अक्षांश रेखा हो गई, तो 181 अक्षांश रेखा हो गई। कितनी अक्षांश रेखा हो गई, 181 अक्षांश रेखा हो गई। ध्यान रखना अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई होती है वो आपकी लंबाई जो है अक्षांश रेखाओं की क्या बराबर होती है, तो आप बोलोगे कि नहीं सर, अक्षांश रेखाओं की लंबाई बराबर नहीं होती, क्योंकि वो कैसे होगी, यहाँ पर छोटी होगी, फिर थोड़ी सी बड़ी होगी, फिर थोड़ी बड़ी होती चली जाएगी, तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई बराबर नहीं होती। लेकिन अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी बच्चों, तो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कैसी होती है, बराबर होती है।
अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कैसी होती है बच्चों? तो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है बराबर। कैसी होती है? बराबर होती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। देखो, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, ये पैरेलल होती हैं, तो इनके बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर आपकी होती है। ठीक है। और दो अक्षांश रेखाओं के बीच को क्षेत्र को बोलते हैं गोरे। क्या बोलते हैं बच्चों? गोरे बोलते हैं। याद रख लोगे? ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। ठीक है। अब देखो, मैं आपसे बात करूं कि भैया अक्षांश रेखाओं की टोटल 181 अक्षांश रेखा है, इनकी लंबाई बराबर नहीं होती, और अक्षांश रेखाओं की जो बीच की दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है, और इसको बोलते हैं गोरे। ठीक है। चलो अब देखो, समझने की कोशिश करो। सबसे पहले कुछ मोटी मोटी अक्षांश रेखा देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जिनके बारे में, जो प्रमुख प्रमुख अक्षांश रेखा है। पहले देखेंगे ये वाली जो ग्रीन वाली है, इसे बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इक्वाडोर लाइन। क्या बोलते हैं? इक्वाडोर लाइन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो भूमध्य रेखा है किसे बोलते हैं, तो आप झट बोलोगे कि जो पृथ्वी को बीचों बीच से बांट दे, जो पृथ्वी के दो टुकड़े कर दे, ऊपर से भी इतनी नीचे से भी उतनी, उस रेखा को बोलते हैं आपकी भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा 3 देशों से नहीं, 3 महाद्वीप से गुजरती है। नंबर 1 आता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, नहीं आता दक्षिण अमेरिका महाद्वीप आता है। कौन सा आता है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। उसके बाद आता है अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप से, ये वाला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। और तीसरा एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप से गुजरती है। तो 3 महाद्वीपों से गुजरती है आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा। कौन कौन सी? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप नहीं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, और एशिया महाद्वीप से गुजरती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है। अब ध्यान रखना कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा वो है कि जब सूर्य जो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर दिखाई देता है। ठीक है, ध्यान रखना, जब सूरज जो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर आता है, उसका प्रकाश 0 डिग्री अक्षांश रेखा के सामने होता है, तब डे और नाइट जो हैं वो बराबर हो जाते हैं। मतलब एग्जाम में पूछा गया CGD में कि दिन और रात किस रेखा पर बराबर होते हैं, तो वो है आपकी भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्यों? क्योंकि सूरज की रोशनी जब भूमध्य रेखा पे पड़ती है तो दिन और रात बराबर होते हैं, और ये होता है कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को। कब होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को आपका ये पॉसिबल आपका होता है। ठीक है, आई होप इतनी बातें याद होंगी। चलो अगले पे चलते हैं। अगली रेखा है आपकी, ठीक है, चित्र बना देता हूँ। ठीक है, अगली रेखा का नाम आता है, ठीक है, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं, थोड़ा सा है ना। देखो भैया, अभी हमने देखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा ये वाली है। अगली रेखा हम पढ़ रहे हैं ये, तो इसे बोलते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ। 23.5 डिग्री नॉर्थ, मतलब इसको बोला जाता है कर्क रेखा। क्या बोला जाता है बच्चों? कर्क रेखा कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। देखो, अगर कोई आपसे पूछे कि कर्क रेखा किसे कहते हैं, तो आप झट आंसर दोगे कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा जो है वो 16 देशों से गुजरती है। कितने देशों से गुजरती है? 16 कंट्री से गुजरती है। और कर्क रेखा इसलिए मैंने 16 देश बताए क्योंकि ये भारत के बीचों बीच से भी आपका गुजरती है। अब ये 16 देश कौन से हैं? तो पहले देश द्वीप देख लो, महाद्वीप। तो देखो, ये 3 महाद्वीपों से गुजरती है। एक पड़ता है आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पड़ता है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका है। उसके बाद आपका पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप, ये वाला अफ्रीका महाद्वीप पड़ता है। और उसके बाद पड़ता है आपका एशिया महाद्वीप पड़ता है। ठीक है, एशिया महाद्वीप पड़ता है।
अब देखो इस आपके देश कौन से हैं, तो सबसे पहले आती है मैक्सिको, ठीक है। मैक्सिको पड़ता है आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, ठीक है। फिर अफ्रीका महाद्वीप में घुसती है, जिसमें देश आता है पश्चिमी सहारा, ठीक है, पश्चिमी सहारा आता है, ठीक है। मॉरिटेनिया आता है, ठीक है, पश्चिमी सहारा, मॉरिटेनिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, ठीक है। उसके बाद एशिया में घुसती है सऊदी अरब में, सऊदी अमीरात में, फिर ओमान में, फिर भारत में, फिर बांग्लादेश में, फिर आपका चीन में, फिर आपका आपका ताइवान में, ठीक। इतने देशों से आपकी गुजरती है आपकी कौन, कर्क रेखा। देखो भारत में भी कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। भारत में कितने स्टेट से गुजरती है कर्क रेखा, 8 राज्यों से, जिनका नाम है राजस्थान, गुजरात, ठीक है, राजस्थान, गुजरात, ठीक है। उसके बाद आपका राजस्थान, गुजरात, आपका मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, झारखंड, है ना। देखो मैं सीक्वेंस बजाता हूँ एक बार, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम। तो मैंने सीक्वेंस ही बता दिया आपको, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है आपकी कौन सी, कर्क रेखा। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से। देखो कर्क रेखा को एक नदी काटती है, जिसका नाम कौन सी है, कौन सी है, माही नदी है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है आपका माही, और भूमध्य रेखा को है कांगो, ठीक है। भूमध्य रेखा को कौन सी नदी काटती है, आपकी कांगो। आई होप इतनी चीजें आपको याद हो गई होंगी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अगली रेखा पर, ठीक। अगली रेखा आती है आपकी, जिसका नाम हम पढ़ेंगे मकर रेखा, ठीक है। देखो जैसे हमने अभी देखा कि इस रेखा को बोलते हैं आपका क्या, इस रेखा को बोला जाता है आपका, क्या बोला जाता है इस रेखा को, इस रेखा को बोला जाता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा। इस रेखा को क्या बोलते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, कर्क रेखा। ऐसे ही ये होता है 23.5 डिग्री साउथ है, दक्षिण है, और इसे बोलते हैं 23.5 डिग्री साउथ को क्या बोला जाता है आपका, तो इसे बोला जाता है मकर रेखा, ठीक है। क्या बोलते हैं जी आपका, इसको बोलते हैं आपका मकर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, मकर रेखा बोला जाता है, ठीक है, ठीक। अब देखो मकर रेखा किसे बोलते हैं कि 23.5 डिग्री साउथ को मकर रेखा कहते हैं, और मकर रेखा जो है इसको काटती है, कौन सी रेखा 2 बार काटती है, इसका नाम है लिम्पोपो, लिम्पोपो। मकर रेखा को काटती है लिम्पोपो। अब तुम्हें याद क्या रखना है, देखो दिन और रात कब बराबर होते हैं, तो वो होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को। अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे बड़ा दिन कब होता है उत्तरी गोलार्ध में, तो आप बोलोगे सबसे बड़ा दिन होता है अपने यहाँ, कब होता है जी, 21 जून को। अगर कोई आपसे पूछे सबसे छोटा दिन कब होता है, तो 22 दिसंबर को होता है सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध पर। अगर आपसे पूछे कि दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं, तो आप झट बोलोगे भूमध्य रेखा पर। अगर आपसे कोई पूछे कि 6 महीने की दिन और 6 महीने के रात आपकी, ठीक है, 6 मंथ डे होगा और 6 मंथ नाइट होगी, ये कहाँ होता है, तो ये होता है ध्रुवों पर, ठीक है, पोलों पर याद होता है, उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिण, ठीक। चलो अब हम बात करेंगे आपका पृथ्वी की देशांतर रेखाओं के बारे में, ठीक है, पृथ्वी की देशांतर रेखाओं के बारे में, ठीक। अब देखो ये हमारी पृथ्वी है, इसमें हम बात करेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में। तो देखो देशांतर रेखाओं की बात करें तो याद रखनी है कि ऐसी रेखा जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव को मिला दे। देखो हमारी जो पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और 23.5 डिग्री झुकने के बाद 66.5 डिग्री का क्या बनाती है, एंगल बनाती है। 23.5 डिग्री झुकी हुई है और 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है, तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को बोला जाता है क्या, आपका बोलते हैं देशांतर रेखा। मैंने बोला देशांतर रेखा कितनी है, आपने बोला 360 है। देशांतर रेखाओं की हमेशा ध्यान ये रखना है कि देशांतर रेखाओं की लेंथ जो होती है, लंबाई जो होती है वो बराबर होती है।
लंबाई कैसी होती है, बराबर होती है, याद रखना। लेकिन इनके बीच की जो दूरी होती है वो बराबर नहीं होती। बीच की दूरी जो है वो बराबर नहीं होती, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इनके सबसे कम कहाँ होती है बीच की दूरी? सबसे कम होती है ध्रुवों पर। कहाँ होती है? ध्रुवों पर होती है। और सबसे अधिक कहाँ होती है देशांतर रेखाओं की? तो वो होती है भूमध्य रेखा पर। कहाँ होती है? भूमध्य रेखा पर होती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जैसे ये देशांतर रेखा इस तरीके से आपको खिंची मिलेंगी, ठीक है, इस तरीके से आपको खिंची मिलेंगी पूरे उस पर आपके। तो आप देख रहे होंगे कि ध्रुवों पर तो सबसे कम है, लेकिन भूमध्य रेखा पर आपकी सबसे अधिक है। दूसरी बात, एक अक्षांश रेखा, ठीक है, एक अक्षांश रेखा और एक मतलब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कितने डिग्री पर कटते हैं? अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, ठीक है, आपका कितने डिग्री पर होता है? इनके बीच में जब ये मिलती हैं आपस में, अक्षांश रेखा देशांतर रेखा, तो 90 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। उसके बाद मैंने बोला, देखो अब कुछ मेजर देशांतर रेखाओं के बारे में याद रखना है। सबसे पहले आता है 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है, इससे पूरे विश्व का समय निर्धारित होता है। पूरे विश्व का समय निर्धारित किससे होता है? आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा से, ठीक है। और ये देशांतर रेखा गुजरती आपकी कहाँ से है? तो ये आपकी पूरे विश्व का समय आपका लंदन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? लंदन से। मतलब पूरे विश्व का समय कहाँ से लिया गया है? लंदन से। जैसे सपोज मानो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये लंदन है, और लंदन का एक रिसर्च सेंटर है जिसे बोलते हैं जीएमटी। क्या बोलते हैं? जीएमटी। अब देखो, अगर कोई व्यक्ति जीएमटी से, लंदन से पूर्व की तरफ हो, ठीक है, तो वो आपका उसके समय के मान में वृद्धि होगी। अगर पश्चिम की तरफ हो तो उसके समय के मान में क्या होगी जी? आपकी कमी होगी। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब भारत जो है पूरब में है, तो भारत के समय में और लंदन के समय में प्लस 5.5 घंटे का अंतर है। मतलब अगर लंदन में आपके 12 बज रहे होंगे तो भारत में कितने बजे होंगे? 5:30 आपके बजे होंगे शाम के, वो भी, ठीक है, याद आपको रखनी है, ठीक है। मतलब 5.5 घंटे का डिफरेंस आपका होता है, ठीक है। दूसरी आपको देशांतर रेखा याद रखनी है, 180 डिग्री देशांतर रेखा। देखो 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन बोलते हैं। और ध्यान रखना, ये तीन तरफ से आपकी मोड़ी गई है, और 4 देशों को बचाने के लिए ये मोड़ी गई है, ठीक है। बस इतनी चीज़ें आपके अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा में आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो, इतनी चीज़ें हम याद रखेंगे। तो मेरे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें बताना है कमेंट में करके, ठीक है। वीडियो कैसी लगी उसका रिव्यू आपको ज़रूर देना है, ठीक है। और चैनल को ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन का बटन जरूर दबाना, जिससे लेने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हमारे टेलीग्राम ज्वाइन को भी कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप को भी। और इसका जो लिंक मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है, उसको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। चलो फिर, बाय बाय, टाटा।